बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब जो दूसरा सवाल है उसके मुतालिक जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए कि ये एक्चुअली सीरियल नंबर में दूसरा सवाल था, तीसरा नहीं था। लेकिन इस सवाल में मिस्टर तारिक हैं जिनके पास एक घर है जो उन्होंने ख़रीदा, लेकिन उन्होंने ख़रीदा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से कर्जा लेकर और उसका रेंट है 60,000 और ये यकम जुलाई नहीं, उन्होंने यकम अगस्त को दिया है रेंट पे। और इस 60,000 में 10,000 में यूटिलिटीज़ का भी है और इन्होंने 5 लाख नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी इसके ऊपर लिया है और ये बाकी इसके अखराजात हैं जो लिखे हुए इसके अंदर, यूटिलिटीज़ है, क्लीनिंग है, लेकिन कलेक्शन चार्जेस भी हैं जिसका ताल्लुक इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि सबसे पहली बात ये कि तारिक साहब का एक घर ये है और जब इसका पार्ट दूसरा देखते हैं तो उसके तारिक साहब एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर भी हैं सादिक साहब के साथ। इसका मतलब सादिक साहब की आमदनी एक घर से आएगी सिर्फ और तारिक साहब की आमदनी 2 घर से आएगी। तो हमें चाहिए कि 1 बाय 1 ट्रीट करें। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, तारिक साहब की पहली प्रॉपर्टी को ट्रीट कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी को जब हम ट्रीट करते हैं तो इसके अंदर हम ये कह देते हैं लेट्स सपोज वी मेरी वर्किंग 1 और यहाँ में हम वर्किंग 1 में सिर्फ हाउस 1 को ट्रीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ रेंट फ्रॉम हाउस 1। अब मैंने वो स्टेटमेंट में देख लिया था कि 60,000 ले रहे हैं तो 50,000 जो है ना इन्होंने वो रेंट मान लेते हैं और 10,000 यूटिलिटीज़ का है। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ वहाँ पे कि जो 60,000 आप ले रहे हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है 10,000 इंक्लूड है, ठीक है। तो लिहाजा ये 50,000 है और फिर ये जो घर रेंट आउट किया यकम जुलाई को नहीं किया इन्होंने, यकम अगस्त को किया। इसका मतलब 1 महीना इस साल में कम है तो 11 महीने के लिए, तो ये बन जाएगा आपका 5,50,000। ऐसे मैं कैलकुलेटर पे निकालता जा रहा हूँ तेज़ी से, अगर वो कैलकुलेशन में हो तो वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोसेस ठीक होगा। अब आगे आ जाए इसका कि इन्होंने इसके लिए नॉन एडजस्टेबल एडवांस लिया हुआ 5 लाख का। आप ही जानते हैं इसके ऊपर जो लॉ है वो ये कहता है कि जब भी नॉन एडजस्टेबल एडवांस लिया जाए तो अंदाजे के मुताबिक ये 10 साल तक अगर रहते हैं तो 10 साल तक मालिक यानी मालिक मकान इसका फ़ायदा उठाता है, लिहाजा इसको जो है इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन टैक्स जो है वो इकट्ठा नहीं लगेगा बल्कि इसकी 10 इंस्टॉलमेंट लगेंगी पहले साल और 9 साल अगले तक। इसके ऊपर इसकी आमदनी शामिल होती रहेगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और उस पर ग्रेजुअली टैक्स जाता रहेगा। लिहाजा ये बन गया 6 लाख। 6 लाख रुपया आ गया आपको। ये 6 लाख रुपया आपका क्या है, एक्चुअली ये रेंट बनता है जो आपको हासिल हो रहा है। अब जाहिर बात है हमारा लॉ ये कहता है कि रिपेयर लाजमी माइनस किया जाए। तो अगर हम रिपेयर माइनस करते हैं 1/5 इस 6 लाख में से तो ये आपका बन जाएगा 1,20,000 रुपये, ये निकल जाएंगे इसमें से। अच्छा, उसके अलावा आप जानते हैं कि जो घर लिया हुआ है ये लोन पे लिया हुआ है, इसमें अपनी रकम भी होगी, लोन भी होगा। तो लोन जो यूटिलाइज हुआ है 11 महीनों में वो भी कॉस्ट में जाएगा। खाली होता तो ठीक है, वो तो फिर आपकी अपनी गलती है कि आपने एक ऐसा घर लिया जो रेंट भी नहीं हो सका। लेकिन चूँकि ये आपका घर रेंट हो गया 11 माह के लिए तो इसकी कॉस्ट में शामिल होगा और ये इन्होंने लिया है 12% पे। तो 12% से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे यूटिलाइजेशन मंथ बाय टोटल मंथ ऑफ ईयर के साथ, तो ये बन गया 2,42,000 रुपया फॉर दिस ईयर। ये भी माइनस होगा। इसके बाद इसमें से आप एडमिन चार्जेस भी माइनस करेंगे, क्योंकि एडमिन चार्जेस जो हैं ये किराया कलेक्ट करने के लिए मैनेजर या कोई स्टाफ अपॉइंट किया जाता है। तो इसके लिए 6,000 रुपये मेंशन किया गया स्टेटमेंट में ये। और लेकिन हमारे पास 2 का कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि हमें लोअर हाउस चाहिए, या तो जो गिवन है, दूसरा जो 4% होगा रेंट की टोटल इनकम का। वो 4% आप निकालते हैं तो आई थिंक कि वो बनता है 24,000।
और 24,000 यकीनन 6,000 से बहुत ज़्यादा है, तो हम 6,000 को ही यहाँ पे ले लेते हैं एज एडमिन चार्जेस। ये भी इसमें से माइनस हो गए। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो वैसे कैलकुलेटर लेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस वन, तो हाउस वन से जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो 2,32,000 के करीब आएगी। अब यहीं पे ऐसा करते हैं कि एक वर्किंग और कर डालते हैं और इसमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी मेंशन कर देते हैं और वो बनेगी, क्योंकि हमें जो कंसिडरेशन मिली है फॉर सर्विसेज वो मिली है 10,000, और जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन है कि 11 महीने तक मकान किराए पे रहा है, तो ये बन गया आपका 1,10,000। इस 1,10,000 में जो कॉस्ट आई है इनकी वो 30,000 यूटिलिटीज की आई है और 10,000 जो है वो क्लीनिंग स्टाफ की आई है। तो हम यहाँ कर देते हैं यूटिलिटीज की जो कॉस्ट है वो आई है 30,000 और जो इसकी आई है क्लीनिंग की डेट इज 10,000। ये इसमें से निकल जाएंगे दोनों। ये निकलने के बाद 70,000 जो मिलेगा वो इस घर के हवाले से यानी हाउस लोन के हवाले से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के मद में जाएगा। तो ये हो गया घर, एक घर मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो उसका नाम है हाउस टू। हाउस टू जो है उसके अंदर सादिक साहब का शेयर जो 75% है, इसका मतलब है तारिक साहब का जो है वो 25% है। तो हम कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद हम इसको जब देखते हैं तो सबसे पहले इसमें भी हम देखते हैं कि इसका रेंट कितना है। तो जो रेंट है इसका वो लिखा गया है 1 मिलियन, इकट्ठे बता दिया मल्टीप्लाई करके। अच्छा, जुलाई 1 से इनके पास है और 1 लाख रुपया महीना यूटिलिटीज़ का है और यूटिलिटीज़ की डिस्क्रिप्शन ये है कि यूटिलिटी क्लीनिंग है, सिक्योरिटी स्टाफ है, सिक्योरिटी भी मांगी गई, क्लीनिंग भी मांगी गई और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। अच्छा, इसकी इंश्योरेंस भी हुई है, इसमें भी कलेक्शन चार्जेस हैं, तो इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये अदर सोर्स में नहीं आएंगे, ये इसके साथ मर्ज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भी हम इसके 2 हिस्से कर देते हैं। ये तो रेंट टैक्स ईयर लिख दिया 2022। तो रेंट जो रिसीव हुआ फ्रॉम हाउस टू डेट इज 1 मिलियन माइनस 1 पर मंथ क्या है। तो अगर आप देखें कि 1 मिलियन हो, 1 लाख हो यूटिलिटीज़ का हो, यकम जुलाई 2021 से ये रहा है, तो इसका मतलब ये है। तो दूसरे सवाल में कहा ही गया है कि 1 मिलियन जो है ना वो इनका रेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो टैक्स ईयर 2020 है इसके अंदर जो रेंट हासिल हुआ है इन्हें यहाँ से वो हासिल हुआ है हाउस टू से, डेट इज 1 मिलियन। और उस 1 मिलियन में इन्होंने मेंशन ये किया है कि 1 लाख रुपया जो है ये अदर सर्विसेज, यूटिलिटीज़, क्लीनिंग और सिक्योरिटी का। हम देखते हैं कि यूटिलिटीज, सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग इनके 1 लाख रुपये से मैंने माइनस कर दिया, तो ये 1 मिलियन में से 1 लाख निकला, तो ये रह गया 9 लाख रुपया। यहाँ हम एक वॉल ऐड कर देते हैं, इसको हम वर्किंग 3 बना देते हैं। अच्छा, वो वर्किंग 1 और 2 उधर हो गई, 3 बना देते हैं। अच्छा, इस वर्किंग के अंदर जब देखते हैं तो रिपेयर तो नेचुरली हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये इंश्योर कर लेते हैं कि इसके अंदर
कोई नॉन एडजस्टेबल एडवांस तो नहीं है, तो यहाँ कोई नॉन एडजस्टेबल एडवांस मालूम नहीं हो रहा। तो 1/5 जो है वो 9 लाख का जब बनेगा तो ये बन जाएगा आपका 1,80,000। फिर मैं कैलकुलेटर पे तेज़ी से कर रहा हूँ कैलकुलेशंस, तो प्रोसेस तो इंशाल्लाह ठीक होगा, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन में मसला होता है तो आप इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये हो गया आपका एक एंगल मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये तो हमने उसकी जगह वो लेना था 1/5, ये तो हो गया। अब इसके अंदर इस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस कराई गई, तो इंश्योरेंस के चार्जेस भी कॉस्ट से माइनस करने की इजाज़त होती है प्रॉपर्टी के मामले में। तो इंश्योरेंस जो है वो 2,40,000 का इंश्योरेंस का माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद आगे आपके एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट जो होती है ये लेनी होती है लोअर ऑफ। तो जब हमने लोअर ऑफ लेनी है तो ये एक तो गिवन है, वो है 25,400, और एक है जो कि 4% बनती है आपके 9 लाख रुपए का, तो ये बन जाएगी आपकी तकरीबन 36,000 रुपये। तो जाहिर बात है ये ज़्यादा लग रही है, ये कम है, तो लोअर ऑफ लेनी है, इसलिए 25,400 वाला खाता ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसी को पिक कर लेते हैं। अब ये माइनस करने के बाद आप टोटली माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम हाउस नंबर 2, ये आ गया 4,54,000, कितना होता है 600। अच्छा, इसकी ना अपॉर्शनमेंट कर देते हैं। अपॉर्शनमेंट का मतलब ये है कि दोनों जो फ्री कैन है इनके लिए किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। और एक काम और करते हैं, इसको सेव करके यहाँ पे ना तो एक स्लाइड और ले लेते हैं, काफ़ी है ये भी काफ़ी। अच्छा, तो अपॉर्शनमेंट कर देते हैं। अपॉर्शनमेंट अब दोबारा फिर ये अपॉर्शनमेंट में साकिब जो है उनको मिलेंगे 75%, दोनों 75% बताया था इनका। एक दफ़ा चेक भी कर देता हूँ, तो ये बन गए 3,40,950। और दूसरे बंदे कौन से, तारिक साहब। तो तारिक साहब का शेयर जो है 25%, इसी में से इनके बन गए 1,13,650। अब कर लेते हैं वर्किंग फॉर इस तरह बनाते हैं कि जो कंसिडरेशन रिसीव हुई ना इस मकान से वही 1 लाख रुपए की अदर के लिए। इसमें यूटिलिटी और क्लीनिंग की रकम इकट्ठी लिखी हुई थी, और वो लिखी हुई है 20,000, और सिक्योरिटी स्टाफ की 24, तो 20,000 एक माइनस हो जाएगा, 24,000 दूसरा हो जाएगा। यहाँ लिख भी देते हैं ये सिक्योरिटी की मद में, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये रकम बनेगी 56,000। ये जो 56,000 बनेगा इसका भी हमें अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। जब इसका अपॉर्शनमेंट आप करेंगे तो साकिब के लिए 75% और 56,000, और तारीख के लिए 25% आउट ऑफ 56,000, तो ये बनेगा 42,000, और ये बन जाएगा 14,000। तो ये दोनों की तरफ से मत में आ गया। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि सैलरी वाली की इंफॉर्मेशन तो नहीं है,
सैलरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना इसमें ना इसमें। तो अब इसका हल ये है कि दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं टैक्स ईयर 2022 और इनकम है जैसे तारीख के 2 है, तो लिहाजा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पहले आती है, बल्कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो बन जाएगी आपकी हाउस 1 से, और वो वर्किंग 1 थी, वो आ गई आपकी 2,32,000। और जो हाउस 2 है वहाँ से वर्किंग 3 से 1,13,650। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को देखते हैं, तो जो वर्किंग 2 है वहाँ से 70,000, और वर्किंग 4 से 14,000। इससे जब टोटल होगा तो ये इनकम बनेगी 4,29,650। और जो साकिब हैं उनका टैक्स ईयर 2020 के 22 के एतबार से एक बनेगी, इनका एक ही मेन घर है और उसमें भी इनकी शराकत दारी है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी वर्किंग 2 से, और ये आगे इनको इनकी वर्किंग 2 से आएगी, इनकी वर्किंग 3 से आएगी, वर्किंग 3, तो ये आगे 3,40,950। ठीक है। और जो आपकी बनती है वर्किंग 4 से, तो वर्किंग 4 से वर्किंग फ्रॉम अदर सोर्स, और ये बनेगी वर्किंग 4 से आपकी 42,000। इस तरह आप इसको जमा करेंगे तो ये बनेगा 3,82,950। अब यही बात टैक्स लायबिलिटी की, तो टैक्स लायबिलिटी जो है वो इन दोनों के लिए फाइंड करना असेंशियल नहीं, क्योंकि इनकी रकम काफ़ी कम है। ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन है नहीं, तो स्टेटमेंट लिखते वक्त हमने टैक्स लायबिलिटी लिख दिया था, लेकिन ये असेंशियल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आप इसको टैक्स असेस हो गया, दैट्स इनफ। ठीक है जी। पेपर में ऑब्वियसली 7 सैलरी या उसकी कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस दी होगी, और वहाँ से आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इसके लिए आपकी जो है वो टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, बनती है या नहीं बनती। ठीक है ना। तो ये हुआ इसका सोल्यूशन। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।